वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। उसी क्रम में युक्ति आईएएस के द्वारा आप लोगों के लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का डेली न्यूज एनालिसिस लाया जा रहा है, जिसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक को कवर किया जाता है, जिसमें 2 से 3 टॉपिक रोज़ाना शामिल किए जाते हैं और पीटी ओरिएंट टॉपिक को स्पष्ट कर दिया जाता है, जिस पर आप लोग की नोट्स बनाते हैं। आज 18 फरवरी है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम ओरिएंट है, तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। अभी उससे पहले जो भी अभी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और पुराने लिसनर, पुराने व्यूअर हैं, हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोगों तक दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का यह न्यूज एनालिसिस जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कराया जा रहा है उस तक लोगों तक पहुँचे, उन अभ्यर्थियों तक पहुँचे जो इसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ युक्ति आईएएस पर आप लोगों को ऐप और वेबसाइट पर विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है, उसका लाभ ज़रूर लें। जिसमें आप लोगों को बहुत से टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, जिसमें आप लोग एक बार विज़िट करके ज़रूर देखें। आप यूपीएससी से लेकर इंडिया के जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम जिसे बोला जाता है, वो सभी का यहाँ पर टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। विज़िट करके ज़रूर देखिए कि आप लोग के लिए कितनी कम दरों पर उपलब्ध कराया गया है। इससे सस्ता इंडिया में कोई भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं कराया है। तो आप लोग समझ सकते हैं 399 रुपये में 2000 टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग शामिल होइए, देखिए क्या है आप लोग के लिए स्पेशल। चलिए आज हम न्यूज एनालिसिस करते हैं। आज के जो न्यूज 18 फरवरी के न्यूज़ में आप लोगों के लिए क्या विशेष है, इस पर बात करते हैं। तो पहले ही टॉपिक पर शीर्षक पर आप लोगों को सदन की गिरती हुई गरिमा, छोटे होते सत्र पर चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हुए जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष है बिरला जी, उनके द्वारा यह चिंता मनन किया गया है। इससे संबंधित न्यूज़ नीचे दिया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ प्ले लिस्ट पर जाइएगा, आप लोगों को यहाँ प्ले लिस्ट पर आपको संसद की सत्रों से संबंधित एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पर आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। सभी चिंता जो व्यक्त किया जा रहा है आज उस पर विशेष चर्चा की जा चुकी है। या तो न्यूज एनालिसिस जो लास्ट ईयर का, उस पर जाके ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ पर सारे चीज़ों को कवर कर दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं निजी क्षेत्र के नौकरियों में आरक्षण से संबंधित जो हरियाणा को राहत दिया गया सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। इससे संबंधित की पॉइंट आप लोगों को यहाँ दिया गया है। जैसे आप लोगों को निरस्त कर दिया गया, हाईकोर्ट के 4 सप्ताह के अंदर कानून की संवैधानिकता निर्णय देने के आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं उसके स्थानीय उम्मीदवार को 75% आरक्षण की बात की गई। इससे संबंधित जो की फैक्ट है आप लोग को यहाँ दिया गया है। और साथ ही प्ले लिस्ट में जाइएगा, आरक्षण से संबंधित टॉपिक एक कवर कराया गया होगा, आप लोग जाके वहाँ वीडियो एनालिसिस में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सारे चीज़ों को कवर किया गया है। नौकरी में आरक्षण की बात की गई। और मेरा जो 64 का इंटरव्यू था उसमें मुझे आरक्षण से प्रश्न पूछा ही गया था, जिसमें मैं अपने उस वीडियो जो इंटरव्यू का वीडियो था उसमें अपलोड करके मैंने बताया भी था। मुझसे पदोन्नति में आरक्षण पूछा गया था। पदोन्नति में आरक्षण क्या उचित है, क्या सही है, या इस प्रकार से मेरिट बेस्ड जो आरक्षण है, मेरिट बेस्ड जो पदोन्नति है वो क्या सही है, गलत, इससे संबंधित प्रश्न मुझसे पूछा गया था। मैंने उसका उत्तर भी दिया था। उसी के संदर्भ में यहाँ भी एक आरक्षण का मुद्दा है। यह हमेशा आपको मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए आज मैंने इसके की नोट्स में क्या क्या शामिल किया उसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आरक्षण की नीति क्या है ये आप लोग को जाननी चाहिए। जब भी आरक्षण का बात उठेगा या उसकी चर्चा होगी तो आरक्षण क्या है, आरक्षण की नीति क्या है, केंद्र सरकार किस रूप से आरक्षण देती है, राज्यों की आरक्षण क्या है, इससे संबंधित मुद्दे आप लोगों को कवर करने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति, विभिन्न समितियों की स्थिति क्या है, इस पर विशेष परिचर्चा आप लोगों को जाननी चाहिए। और इससे संबंधित वीडियो बना हुआ आप लोग जाके देखिएगा। नहीं तो आप लोगों को मेरा वीडियो जो इंटरव्यू का वीडियो उसमें आप लोग कवर करिएगा, वहाँ पे आपको इसका की पॉइंट मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं आरक्षण की नीति में। आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारी नौकरियां, कल्याणकारी योजनाएं, चुनाव, शिक्षा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिससे समान प्रत्येक वर्ग को आने का मौका मिलेगा। अर्थात ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करना जिसमें पिछड़े जो कमज़ोर लोग हैं उसको एक समान रूप से एक मानक स्तर पर लाने का एक प्रयास है, जिसमें आरक्षण का नाम दिया गया। आरक्षण के विभिन्न प्रकार हैं जिसमें आपको दिए जाते हैं, पर आरक्षण किसे मिले इसके लिए पिछड़े वर्गों को, अर्थात पिछड़े वर्ग जो बैकवर्ड क्लासेज है, उनको 3 कैटेगरी में बांटी गई है। यहाँ पर बैकवर्ड क्लास कहने का मतलब आपको पिछड़े वर्गों को जो क्लासेज, अब इसको बीसी मत समझिए, ईबीसी जो होता है उसको मत समझिएगा। अभी केवल मैं पिछड़े वर्गों की बात करूँ जो सभी कास्ट में है अलग अलग। तो उनके लिए क्या किया गया था, उनके लिए कैटेगरी वर्गीकृत किया गया था 3, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जारी किया गया था। ये 3 वर्ग किया गया था। एक जनरल तो सभी लोग जान रहे हैं, इसी के आधार पर आपको वर्गीकरण किया गया और इसी आरक्षण को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से सभी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से आरक्षण प्रोवाइड कराया जाता है। केंद्र द्वारा दिया गया आरक्षण क्या है, इस पर आरक्षण का क्या प्रक्रिया है, आरक्षण किस रूप से दिया गया, इस पर वीडियो एक बना हुआ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोग वहाँ पर आपको सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं। मैं यह की पॉइंट के रूप में आप लोग को बस नोटिफाई कर दूँ। अनुसूचित जातियों का आरक्षण कितना है, 15%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय संसद द्वारा दी गई है। कुल आरक्षण इस तरह होता है कितना, 49.5%, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। फिर भी विभिन्न राज्यों में आरक्षण 75 से 80% या मिनिमम मान लिया जाए 30 से 75% आरक्षण किसी न किसी कमोबेश दिया जा रहा है। वो किस रूप से दिया जाता है इस पर विशेष वीडियो बना हुआ, आप लोग जाके देखिएगा। यहाँ पर विशेष आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो 50% जो 5% जो आरक्षण शेष है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया, जो कि एससी एसटी ओबीसी के लिए भी खुला है। वो किस रूप से कार्य करता है ये आप लोग जानते हैं। यह विशेष वीडियो जिसमें प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ज़रूर आप लोग उस वीडियो को जाके देखिएगा। वहाँ इसके आरक्षण से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको कवर किया गया है और वो उस पर विस्तृत चर्चा कर दिया गया है। तो इस पर संबंध आप लोग इतना जानिए बस, यहाँ पर 49% आरक्षण जो दिया गया है उसमें अगर उसके अतिरिक्त एससी ओबीसी जो कैटेगरी है उसके लिए भी आरक्षण का द्वार खुला रखा गया है। तो यहाँ पर की पॉइंट के रूप में आप लोग जानना। संविधान से संबंधित प्रावधान क्या है, बहुत से प्रावधान किए गए, आवागमन की स्वतंत्रता और उसके परिणाम रोजगार की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 14 की चर्चा है, अनुच्छेद 15, 16, 19 की चर्चा है। तो 14 क्या कहता है, प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है, अर्थात समान अधिकार उसे प्राप्त है प्रत्येक नागरिक को। 15 जन्म स्थान का भेदभाव के विरुद्ध है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कार्य कर सकता है, तो जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक रोजगार जन्म आधारित भेदभाव नहीं करेगा, गारंटी देगा, इससे संबंधित बातें की गई है। 19 सुनिश्चित करता है कि नागरिक संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, हालांकि युक्तियुक्त प्रतिबंध सभी जगह प्रावधान लागू होते हैं मौलिक अधिकार में, क्योंकि मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए आप लोग इसे इस रूप से भी देख सकते हैं। हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है कि हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, पर राज्य के नियम जो हैं उसके अनुसार हमें सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। हालांकि ये नियम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं हो सकते, यह मूल ढांचा के खिलाफ है। तो इससे संबंधित बातें आप लोगों को स्पष्ट रखनी चाहिए। जब भी आरक्षण की बात होगी तो मंडल आयोग की भी बात होगी, तो इसलिए मंडल आयोग आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। इसका प्लेलिस्ट आरक्षण के जो मैं प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ उसमें भी इसकी चर्चा की गई है, आप लोग विस्तृत वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, यहाँ पर बात करते हैं मंडल आयोग की विशेष रिपोर्ट जो थी वो क्या थी, उससे संबंधित बातों को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे विशेष चर्चा करेंगे क्या है नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मंडल आयोग के रिपोर्ट को देख लेते हैं। तत्कालीन जो कोटा था उस समय उसको बदलाव करते हुए 22% से बढ़ाकर 49%। उस समय जो मंडल आयोग 1980 से पूर्व क्या कोटा था, 22% का कोटा था। ओबीसी एससी एसटी के लिए वर्गीकरण किया गया था, जिसे बढ़ाकर 49.5% किया गया। तो यह क्यों किया गया,
मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा जो पीएम थे उनके द्वारा नौकरियों में लागू किया गया। तो यहाँ से पीटी फैक्ट आप लोगों को प्रश्न बहुत से देखने को मिलेंगे। पर पुनः जब 2006 में पिछड़ी जातियों की सूचियों की जातियों की जनगणना की गई, जिसमें 2297 पिछड़ी हुई पहुंच गई, यह संख्या जो था 1200 मंडल आयोग ने यह आंकड़ा बताया था कि पिछड़ी जातियां उससे अधिक आपको 2297 पहुँच गई। कब? 2006 में। तो इसके द्वारा तैयार गए समुदाय 60% की वृद्धि हुई है जातियों में। तो इस प्रकार के आरक्षण की मांग भी बार बार सुने। अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे 2021 में बिहार के कुछ नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री से भेंट वार्ता की गई थी, जिसमें जातिगत जनगणना की बात की गई थी। ये क्यों की गई थी? इसी कारण की गई थी। बहुत से उसके फैक्ट है, जिसमें एक कारण यह था कि जातियों का जो जनगणना हुआ था उसमें जातियों की संख्या का जो निर्धारण किया था 2297 था, जिसका वृद्धि किया गया था, जिसका युक्त जो 29% का जो आरक्षण है उससे बढ़ाने के लिए या उस पर विचार विमर्श करने के लिए बात की जा रही है, संख्या बढ़ाई जाए। इससे संबंधित जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी, वास्तविक जातियों की संख्या, वास्तविक जातियों का जो सुविधाएं हैं नहीं दी जा सकती, उनके लिए योजना निर्माण नहीं किया जा सकती है, इसलिए वो बात की गई थी। तो आप लोग इस सब को बैकग्राउंड में याद रखनी है। बैकग्राउंड में उन सभी बातों को याद रखना है जो आप लोगों को आरक्षण से संबंधित बात चर्चा परिचर्चा होगी। वो जातिगत जनगणना की बात हो, नौकरी में पदोन्नति की बात हो, आरक्षण की बात हो, या क्षेत्रीय आरक्षण या वर्टिकल आरक्षण जो है, आप लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण जो है उसकी चर्चा हो, जब भी हो। फिर इंदिरा साहनी वाद हो या आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हो, सभी पर आप लोगों को बैकग्राउंड में बातें रखनी है। किस बात को कहाँ पुट करना, वो एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न पर, इंटरव्यू जो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अनुसार यह रहेगा। आरक्षण की नीति में हम लोग बात जो आगे की बातें हैं वो आप लोग को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। साथ में हम लोग कुछ बातें और भी कर लेते, जैसे कुछ आरक्षण की नीति क्या है, मंडल आयोग के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हुई, क्या आरक्षण वर्तमान स्थिति है, इसे देख लेते हैं। क्या है आरक्षण की वर्तमान स्थिति? महाराष्ट्र सरकार शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय 16%, मुसलमानों को 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया है। साथ ही तमिलनाडु सबसे अधिक 69% आरक्षण है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र इसके बाद 52% आरक्षण वहाँ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में 50% का आरक्षण लागू है। राज्यों जो अतिरिक्त आरक्षण दिया जाता है, जिसे में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से दिया जा रहा है। तो ये क्या है, इस पर विस्तृत वीडियो आप लोग देखिएगा। यहाँ अगर उसे कवर किया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ जाके एक बार प्ले लिस्ट में जाके आरक्षण से संबंधित विस्तृत चर्चा कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं बढ़ता हुआ आरक्षण की प्रवृत्ति क्यों है। विभिन्न राज्यों के स्थानीय लोगों आरक्षण, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स के लिए नौकरी का आरक्षण संबंध समान कदम उठाए हैं, अर्थात स्थानीय नीति को लागू करने के लिए यह आरक्षण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे प्रस्तावित आरक्षण 30% से 70 से 80% तक पहुंच गया है। विभिन्न राज्यों का यह मानक है, जैसे तमिलनाडु में, आपको बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में आपको देखेंगे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में, सभी राष्ट्र, पंजाब में, हरियाणा में। तो इस प्रकार देखिएगा आरक्षण की स्थिति क्या है सभी राज्यों में। अब नोट आप लोग यहाँ कुछ पॉइंट याद रखना चाहिए कि आरक्षण सबसे पहले जो इस प्रशासन में हुआ था 1908 में दिया गया था। हिस्सेदारी अंग्रेजों में प्रशासन हिस्सेदारी आरक्षण प्रारंभ किया था। कब किया था? 1908 में। 1930 में एच.वी. स्टोर कमेटी का गठन किया गया, जो पिछड़े जातियों को दलित वर्ग, आदिवासी और पर्वतीय जनजातीय या अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी में बांटा था। तो सबसे पहले कौन कमेटी थी जिसे ओबीसी के रूप में बांटा था, ये भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो यह 1930 में गठित की गई थी आपको एच.वी. स्टोर कमेटी, जो अंग्रेज ब्रिटिश कमेटी थी। उन्होंने ही अपने प्रशासन के लिए वर्गीकरण के लिए जातियों का वर्गीकरण किया था। भारतीय अधिनियम, जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत दलित वर्ग, अनुसूचित जाति और आदिम जनजातियों के रूप में पिछड़ी जनजाति नाम दिया था। तो आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पीटी के रूप में पूछा जा सकता है, या आरक्षण के संबंध में जब भी बात हो जातियों का, तो आप एक जब डायग्राम बनाते हैं तो कालक्रम के रूप में 1908, 1930, 1935
की चर्चा कर सकते हैं। अब मेंस ओरिएंट क्या प्रश्न होगा, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक है, उसे आप लोग कवर कीजिएगा। आरक्षण रोजगार पाने का एकमात्र साधन बनकर रह गया है, सामाजिक अधिकारिता का साधन नहीं। तो इसके युक्ति युक्त संबंध को स्पष्ट करने की बात की गई है। आरक्षण सामाजिक आधार से अधिक रोजगार प्राप्त करने का साधन माना जाने लगा है। ऐसा क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न है, इसके आपको युक्ति अंतर संबंधों को स्पष्ट करना है। इसके लिए आप लोग इस मेंस के आंसर को आप टेलीग्राम चैनल बना हुआ है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस युक्ति IAS का, उस पर आप जा सकते, उस पर आप सेंड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी आप लोग लिंक से टेलीग्राम से जुड़कर आप इस आंसर राइटिंग को सेंड कर सकते हैं, जहां से मैं आपको पर्सनली इसे कवर करूंगा। इस पर की नोट्स जो भी आपका लिखा गया आंसर, उस पर डॉट्स जो भी होंगे उसको मैं क्लियर करूँगा। हिजाब से संबंधित आज भी एक मामला आया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को आ जाइए, नीचे है। यहाँ पर महामारियों से निपटने के लिए अधिक धन की उपलब्ध कराने की जरूरत है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बोला गया है। वित्त मंत्री जो है, यह बात G20 की बैठक जो वर्चुअल तरीके से हुई है उसमें की गई है। इससे संबंधित कुछ बातें हैं, इसे मैं आप लोग जूम करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। इंडोनेशिया में यह बैठक चल रही है, इससे संबंधित बातें की गई है, सारे की पॉइंट को यहाँ कवर कर लीजिएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों बकाया खदान लेने के लिए अवसर के संबंध में कुछ डाटा है, इसे भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। इससे संबंधित की नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इससे संबंधित G20 शिखर सम्मेलन संबंधित कुछ की नोट्स को। तो क्या है उसे देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन क्या है, यह पहले आप लोग जानिए। यह UPSC में प्रश्न, आपको यहाँ से PT से प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 समूह क्या है, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक संगठन है। तो यह केवल देशों का संगठन न होकर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय यूनियन जो संगठन है, टोटल उनके कितने देश है, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन अलग होने के बाद कितना सदस्य रह गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह क्या है, G20 समूह का स्थानीय सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एक ऐसी संस्था है G20 जिसका कोई मुख्यालय नहीं है। प्रत्येक वर्ष रोटेशनल बेस जो देश इसका अध्यक्षता करता है उसका मुख्यालय वही देश होता है, उसी के द्वारा सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। G20 समूह विश्व के प्रमुख उन्नत उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक ऐसे मंच पर लाता है जहाँ वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का 85%, विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी यह अर्थव्यवस्था या समूह को अपने मंच पर एक साथ लाता है। विश्व व्यापार का जो 75% योगदान करता है, केवल यही 20 देश। 85% आपको वैश्विक निवेश की यह साझा करता है। साथ में GDP जो है उसका 85%, उसका जो GDP है उसका 85% योगदान यही G20 देश के द्वारा किया जाता है। इस सदस्य से ही जो सदस्य संख्या था उसी से आप लोगों को UPSC के PT में प्रश्न पूछा गया। समझ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट कितना हो सकता है टॉपिक। इसमें आप लोग को इस जितने भी सदस्य है उसको याद कर लेना है। आपको कोटेशन या चार या 3 सदस्यों का एक क्रम के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, जो पूछा गया UPSC में, या कहीं भी पूछा जा सकता है किसी भी विशेष एग्जाम में। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन एक संगठन है, उसमें विभिन्न देश है, उसको यूरोपियन यूनियन को एक सदस्य माना गया है जिसमें विभिन्न देशों का सदस्यता है। तो आप यूरोपियन यूनियन को एक काउंट कीजिएगा, नहीं कि उसके कुल सदस्यों को भी काउंट कर लीजिएगा। तो यूरोपियन यूनियन फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे याद रखने वाली बात है, 3-4 देशों को जरूर याद रखिएगा। कौन? आपको सऊदी अरब याद रखना है, तुर्की को याद रखना है, मेक्सिको को याद रखना है, अर्जेंटीना को याद रखना है। ये 4 देश, और भारत तो है ही, आप लोग साथ में इंडोनेशिया को याद रखना है। ये 4-5 देश जरूर याद रखना है। इसी को आपको वैरी करके प्रश्न पूछेगा, जब भी प्रश्न पूछेगा इसी को वैरी करके प्रश्न पूछेगा। नोट है आप लोगों को है,
इसी के साथ हम लोग बात करते कुछ नोट्स की कि जैसे 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 का प्रथम ऐसा मौका हुआ जब भारत G20 लीडर्स समिट का आयोजन करेगा, अर्थात शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत कब करेगा? 2023 में करेगा। वर्तमान में कौन है? 22 में इंडोनेशिया है। तो ये प्रश्न आप लोग को पूछ सकता है आप लोग को। इंडोनेशिया 1 दिसंबर 2021 को G20 की अध्यक्षता संभाले और आने वाले इंडोनेशिया 31 मार्च तक आप लोग को इसके निर्धारित लीडर्स समिट करेगा। वर्ष 2022 में शिखर सम्मेलन उसका रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर समग्र विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे संबंधित न्यूज़ आप लोगों को कवर करना है, तो इन सब चीज़ों को बात कर लेनी है। सभी इन सब न्यूज़ों को कवर कर लेना है आप लोगों को, इन सब पॉइंट को, क्योंकि पीटी फैक्ट आप लोगों को यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग बात करते हैं। यह बैठक हुई थी पीएम ने भारत के सांसदों पर सिंगापुर के पीएम है वो टिप्पणी पर जताई आरोप भारत ने। तो इस क्या न्यूज़ था आप लोगों की पॉइंट के रूप में देख लेना है, बस ध्यान रखना है। संसद की गिरती गरिमता, छोटे होते सत्र चिंताजनक है, बिरला के द्वारा बोला गया। इन्हें आप लोग कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इस पर संसद प्ले लिस्ट में जाइएगा, संसद के सत्र में सारी चीज़ों को कवर किया गया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग प्लीज़, मैं एक सजेस्ट करूँगा, जो भी प्ले लिस्ट है वो वीडियो को ज़रूर एक बार कवर कर ले। जितना भी वीडियो हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपका जो समग्र ज्ञान होगा उसमें विस्तृत होगा कि किस टॉपिक को कैसे कवर करना है, कितना कवर करना और एग्ज़ाम में कितना उसे किस स्तर तक लिखना है। तो ये सभी चीज़ों को, क्योंकि टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ, उसके अतिरिक्त कुछ बातों को शामिल नहीं करता, इसे सभी लोग जान रहे हैं। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को कवर कीजिए, जिसमें आप लोग को इन सब चीज़ों को, जो भी आगे आने वाले समय में आप लोगों को इस सब पर चर्चा की जाएगी, वो आप लोगों को ईजी होगा समझने में और मुझे समझाने में भी ईजी होगा। तो इसलिए एक बार समय निकाल कर ज़रूर देखिए। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बनी सहमति है। अब नमीबिया से चीते आएगा, इसके लिए भारतीय दल जो है वो गया है नमीबिया। कुछ अपना जो क्रिया प्रक्रिया करते हुए चीता को लाने का रिपोर्ट सबमिट करेगा, उसके बाद लाया जाएगा। भारत में चीता पुनः आएगा। यह हालांकि 2019 से यह चर्चा चल रही है कि पहले दक्षिण अफ्रीका से लाने का प्रयास था, पर वहाँ कुछ गतिविधियों, प्रशासनिक कार्यों के वजह से नहीं आ सका, कुछ संरक्षण के वजह से नहीं आ सका। इस वजह से अब नमीबिया से बात चल रही है, जो अंतिम दौर पर है, और कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में यह नमीबिया से चीता आएगा। भारत की भूमि पर पुनः चीता का आगमन देखने को मिलेगा। उसके साथ ही की नोट्स कुछ है, उसे आप लोग जरूर देखिए। भारत में चीता की स्थिति क्या है? इतिहास में पहली बार चीता पालने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? संस्कृत ग्रंथ मन सोल्लास से प्राप्त होता है। तो पीटी में आप लोग प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, चीता का प्रथम साक्ष्य पालने या संरक्षण का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मन सोल्लास से प्राप्त होता है। मन सोल्लास वर्ष 1129 में रचित महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय थे। तो आप लोग को पीटी में प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, और इसको अभिलाषा इबलास तीर्थार्थ चिंतामणि के रूप में इसे नाम जाना जाता है, इस ग्रंथ को, मनोसलास को। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों को पीटी फैक्ट से हिस्ट्री के रूप में आप लोगों को यह ध्यान रखना है। भारत में चीता की स्थिति क्या है? वर्ष 1951 भारत सरकार चीता को विलुप्त मान लिया था। हालांकि उससे पहले बहुत से घटनाक्रम है, पर आप लोग कुछ आंकड़े बस याद रखने हैं जो आगे आने वाले समय में काम देंगे। 1970 में आप लोगों को भारत सरकार ने ईरान से चीता मंगाने की पेशकश की थी। बदले में ईरान ने बाघ और एशियाई शेरों की देने का वादा किया था भारत ने। तो यह 1970 की स्थिति थी। 72 में आपको प्रोजेक्ट चीता के नाम से परियोजना चलाया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश के कुन्नो पालन वन जीवन अभ्यारण्य और नोरादेही वन जीव अभ्यारण्य के अलावा राजस्थान के जैसलमेर जिले में शाहगढ़ का चयन किया गया था। वन जीव अभ्यारण्य, तो प्रोजेक्ट चीता के तहत किन किन अभ्यारण्यों का चर्चा किया गया था? तो पहला तो कुन्नो पालपुर अभ्यारण्य जो वन जीव अभ्यारण्य, उसे नोरादेही वन जीव अभ्यारण्य और जैसलमेर में स्थित शाहगढ़ वन जीव अभ्यारण्य का प्रोजेक्ट चीता के तहत चयन किया गया था। ये भी आपको पीटी फैक्ट के रूप में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इन अभ्यारण्यों को
अब जैव संरक्षण विविधता क्या है, इससे संबंधित आप लोगों को बात करनी चाहिए, बात जाननी चाहिए। इससे संबंधित जब भी टॉपिक आएगा तो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित आप लोगों को कवर करना होगा। तो उसी में जैव विविधता संरक्षण प्रायः दो विधियों में प्रयोग लाई जाती है। क्या स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन होता है। आप लोग को यह क्या होता है, इससे संबंधित बातें। यह संरक्षण इस विधा जीवों के अनेक प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियों और सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, अर्थात जो उनका परिवास क्षेत्र है उसी में ही उसे उनके आपको उनको संरक्षण देने की बात की जाती है। जैसे मान लीजिए चीता का संरक्षण स्थल अगर भारत का भोपाल क्षेत्र है या मध्य प्रदेश का क्षेत्र है तो आपको वहीं पर कराने की ज़रूरत है। उसके अतिरिक्त कानूनी जगहों पर जैसे चिड़ियाघर ये सब चीज़ों पर ले जाकर नहीं होता, वो एक्स-सिटू के संरक्षण में आता है। इस यह क्या होता है, उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास, एक सेकेंड ये मैं नीचे आ गया, प्रयास किया जाता है। इस संरक्षण विधि के तहत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव मंडल, रिजर्व इत्यादि स्थापना की जाती है। उसी के भूभाग क्षेत्र, उनके निवास भूभाग क्षेत्र में उस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या जीव मंडल, रिजर्व की स्थापना की जाती है। यह किसका उदाहरण है, यह इन सिटू का उदाहरण है। नेक्स्ट है बही स्थानीय संरक्षण, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। ये क्या होता है, संरक्षण की इस विधा में किसी संकटग्रस्त पादप जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, उत्तक संवर्धन, चिड़ियाघर, एक्वेरियम इत्यादि शामिल रखा गया है। तो एक्स-सिटू में आप लोगों को यह कौन सा, आप लोगों को पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सिटू के तहत कौन कौन सा संरक्षण विधि है, किसके तहत अपनाया जाता है, और एक्स-सिटू में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपको पीटी में पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के संबंध में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 का जैव विविधता दिवस का थीम क्या था, हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट द सॉल्यूशन। इससे संबंधित आपको प्रश्न आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है पीटी में, तो आप लोग को याद रखना है। मेंस क्वेश्चन इससे संबंधित जब आप लोग को पर्यावरण में पढ़ते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। यहाँ जय हो गया, जैव यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, कुछ एरर हो जाता है। जैव विविधता को कायम रखने के लिए बही स्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। भारत में चीता का संरक्षण का युक्त उपाय आप लोग सुझा सकते हैं, बता सकते हैं, या आप लोग क्यों जरूरी है चीता का संरक्षण, यह भी आप लोगों को जैव विविधता के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा क्या कारण रहता है जिसमें विभिन्न जानवरों का संरक्षण, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसके बाद आपको एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, विभिन्न प्रजातियां हैं जानवरों को उससे संबंधित प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपको बार बार पूछे जा सकते हैं, वो देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट है, देखिए मुफ्त पर एक बहुत अच्छा कार्टून बना है, आप इस कार्टून को समझिए। क्या है, मुफ्त चीज़ रखा हुआ है, उसके बाद चुनाव का सारा सेटअप बना हुआ, उसके हाथ रखा हुआ, इस चीज़ को पकड़ते हैं तो क्या आपका हाल होगा। तो इस पर बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाहर से चूहा जो है वो आपको इस कार्टून में देख रहा है, सोच रहा है क्या मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। अब आप मानो भी मुफ्त के चक्कर में रह रहा है, तो अब उसका एंजॉयमेंट चूहा लोग कर रहे हैं। इस कार्टून को आप लोग बहुत तरीके से देखिएगा। नेक्स्ट है, आप लोग को यहाँ आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है, आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बहुत से पीटी फैक्ट आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है। नीचे आ जाइए, आप ये वाला न्यूज़ जरूर कवर कीजिएगा। गर्भपात से संबंधित नियम क्या है भारत में, आपको यहाँ पर कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विवाद, अपवाद स्वरूप विवाद आया जहाँ पर जो निर्धारित गर्भपात की सीमा है जो 24 सप्ताह का होता है, उससे भी अधिक बढ़ गया था। 35 सप्ताह का गर्भपात, जो गर्भ की जो स्थिति थी उसमें गर्भपात का एक कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, वो करवा सकती हैं। तो नियम क्या कहते हैं और मौलिक अधिकार क्या है और परिस्थितिजन्य निर्णय क्या होता है, इससे संबंधित इस कॉन्सेप्ट से आप लोगों को समझने के लिए आपको एथिक्स के पेपर में आप लोगों को यहाँ से एक कवर होगा न्यूज़, इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इस पर आगे जो भी न्यूज़ होगा मैं कवर करूँगा। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग को यहाँ से पीटी फैक्ट के रूप में
प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपको इसको कवर कर लेना। खाद्य तेलों के लिए आयात पर निर्भरता घटाने उपाय असर दिखा है। इस बार कितना टन उत्पादन होने का जो आशा व्यक्त की गई है 37.15 करोड़ टन पहुँच जाएगा, ऐसा आंकड़ा अनुमान लगाया गया है दलहन के संबंध में। तो आप इसे कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जीरो कार्बन इकोनॉमी के लिए ग्रीन हाउस हाइड्रोजन पॉलिसी की बात की जा रही है। इससे संबंधित चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख लेना है कि भारत 2030 तक 50 लाख टन का ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, मदद मिलेगी। उससे संबंधित बातें यहाँ पर 2025 तक आवंटित किया जाएगा। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ग्रीन जीरो कार्बन इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक कवर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ही आप लोग कवर कर लीजिएगा, इस पर समग्र चर्चा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेपाल में चलेगा भारत का UPI और भूटान में क्या चलेगा, आप लोग याद रखना। भूटान में भीम चलेगा, नेपाल में UPI चलेगा। यह नेपाल पहला देश होगा जो भारत के UPI को अडॉप्ट करेगा। तो PT के दृष्टि से आप लोग को प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोग को नीचे आज एक्टोरियल में, आप जरूरी नहीं आज एक्टोरियल आप लोग देख लीजिए, पढ़ने का अगर मन होगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर एक चीज़ और, पुलिस में बड़े महिलाओं का, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, पुलिस में बड़े महिलाओं कर्मियों की संख्या, इससे संबंधित क्या स्थितियाँ हैं इस पर एक बार देख लीजिएगा। पुलिस का आधुनिकीकरण प्लेलिस्ट में बना हुआ, आप लोग वीडियो जाकर देखिए। पुलिस का सुदृढ़ीकरण क्यों जरूरी है, पुलिस में ऐसे क्या सुधार करने की आवश्यकता है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और इस पर की नोट्स अपना बनाइए। आगे आने वाले समय में पुलिस से संबंधित जो भी होंगे उस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊँगा। 5G संसार, इसे ज़रूर आप लोग आज कवर कीजिएगा। ये बहुत अच्छा डाटा दिया गया है, बहुत सी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को कवर किया गया। तो यहाँ से 5G ट्रायल के संबंधित क्या है चिंताएं, इस पर चिंता व्यक्त की गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। भाषा विवाद पर झारखंड में बढ़ती जा रही है कलह, तो इससे संबंधित जो विस्तृत यहाँ पर जो झारखंड के प्रदीप सिंह हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ, उनके द्वारा ये बात कुछ रखी गई है, तो इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा, क्या जरूरी है क्या नहीं है संबंधित है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ PT से सीतामढ़ी में लगेगी माता सीता की 251 मीटर की ऊंची प्रतिमा। तो यहाँ पर आपको PT बिहार के BPSC के दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा, कहाँ लगेगी सीतामढ़ी 251 मीटर, इससे संबंधित आप लोगों को नोट बना लेना है। क्वाड से संबंधित कुछ न्यूज़ दिया गया है, उसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के न्यूज़ में आप लोग को इतना ही कवर करना है। अब हम लोग बात करेंगे कल के न्यूज़ में, कल क्या आने वाला है, कल चीज़ें हैं उसे देख लेंगे कल के पे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। उम्मीद करता हूँ बहुत से टॉपिक को आप लोग कवर किए, हालांकि कुछ में कुछ डिस्टर्बेंस बीच में हुआ था, उसे क्षमा प्राप्त कीजिए। और जो भी न्यूज़ आएंगे उस पर हम विस्तृत कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।